खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। क्या करौली और जोधपुर में हिंसा एक खास पैटर्न का नतीजा है? आखिर सीएम अशोक गहलोत को ऐसा क्यों कहना पड़ा? करौली, अलवर और जोधपुर मामला किसी प्रयोग का परिणाम है। अपनी शांति और भाईचारे के लिए मशहूर राजस्थान के शहर दर शहर जिस तरह से हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है और यही सवाल सीएम अशोक गहलोत भी पूछ रहे हैं। पहले करौली, फिर अलवर, अब जोधपुर। करौली के बाद जोधपुर में प्रयोग। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। कुछ लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। 7 राज्य में हिंसा का एक पैटर्न कैसे? करौली का जो प्रयोग था इनका, वो लेबोरेटरी हो गई एक प्रकार से। आप देखा, रामनवमी में हमने दंगा नहीं होना दिया राजस्थान में। सभी धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी पे जुलूस पर। 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले सब जगह पर। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा के भड़काने का, वो तरीका 7 राज्यों में था। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में ये 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या इनकी प्लानिंग थी? साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बीजेपी कहती है कि करौली से जोधपुर तक सरकार की इंटेलिजेंस फेल होने से मुश्किल हुई और भुगतना यहाँ की जनता को पड़ा। जो जोधपुर की घटना है लगभग वैसी घटना है, जिसमें बच्ची से छेड़छाड़, दुष्कर्म से लेकर जो लोगों को चोटें पहुंचाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, तलवार लहराई गई। मैं खुद प्रत्यक्ष उन लोगों से मिल के आया हूं। तो जो सामने आंखों पर देखी है उसको इनकार कैसे करेंगे? कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी राजस्थान की शांति वाली संस्कृति को कलंकित कर रही है। तो बीजेपी का पलटवार है कि राजस्थान को कांग्रेस ने दंगे की राजधानी बना दिया है। दरअसल हिंदू नववर्ष को लेकर करौली में हिंसा फैली तो ईद के मौके पर जोधपुर में बड़ा बवाल हो गया। करौली से लेकर जोधपुर तक हिंसा के पैटर्न पर सवाल उठ रहे हैं। करौली में नव संवत्सर पर रैली पर हमले के बाद हिंसा फैली तो जोधपुर में ईद की नमाज के ठीक पहले झंडा लगाने को लेकर विवाद में हिंसा हुई। सीएम कहते हैं कि हमने दंगा फैलने की सारी साजिश बेनकाब कर दी, तो बीजेपी कहती है कि अपराधों की राजधानी बना दिया। ये हमने तय कर रखा, किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे।
सर आपके हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। राजस्थान में जिस तरीके का तनाव हुआ है ये कभी नहीं होता था। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। तो मुझे लगता है कि केवल उनकी बातें सियासी हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके का दृश्य है वो डरावना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर और करौली में और भी कई बातें समान हैं। दोनों ही जगह साजिश पहले से तय मानी जा रही है, तो स्थानीय लोगों का दोनों ही जगह आरोप है कि बाहरी तत्वों ने हिंसा फैलाई। ऐसे में बीजेपी का सवाल है कि समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। किस बात का इंतजार कर रहे थे कि खुद के उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण शहर है उसमें आग लग जाए। करौली में कभी नहीं हुआ था, जोधपुर में कभी नहीं हुआ था। एक लंबी फहरिस्त है एक के बाद एक इस तरीके से। 2023 की जंग नजदीक है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अपने भविष्य की रणनीति बनाने के लिए उदयपुर में जुटने वाले हैं। लेकिन ऐन वक्त पर राजस्थान के शहरों से आती हिंसा की खबरों ने सीएम को चौकन्ना कर दिया है और सीएम इसे लेकर केंद्र को सीधी चुनौती देते दिख रहे हैं। सीएम कहते हैं कि बीजेपी की इस बौखलाहट को समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल राज्य की जनता ने 2023 के लिए अपना मन बना लिया है और आने वाली हार की आहट से बीजेपी समाज को तोड़ने में लगी है। कुल इनकी तैयारी यही है, आग लगाओ, क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। अगले चुनाव इनको मालूम पड़ गया कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला अपने तरीके से करेगी। कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। करीब 40 महीने तक सरकार चला चुकी कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर पिछड़ने को तैयार नहीं है, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर वार बीजेपी के लिए सबसे आसान हथियार है। जिम्मेदार चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल तो साफ है कि आखिर राजस्थान के शहर लगातार हिंसा के शिकार क्यों हो रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एकजुटता का नारा देती है, लेकिन हकीकत में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। एक बार फिर अलवर कांड को लेकर बीजेपी की रैली के पोस्टर में वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब दिखी। क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अलवर की जन हुंकार रैली से आई तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। हुंकार रैली में प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता दिखे, लेकिन एक बार फिर पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद दिखी। अलवर की रैली से वसुंधरा की दूरी। पार्टी के पोस्टर से पूर्व सीएम फिर गायब। बीजेपी में ऑल इज वेल। जी हां, सवाल यही है कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है, और सवाल इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर बीजेपी की बड़ी रैली से दूरी बनाकर रखी। राजे क्यों और किस कारण हुंकार रैली में शामिल नहीं हुई, इससे ज्यादा चर्चा पोस्टर से गायब उनकी फोटो को लेकर है। बीजेपी की हुंकार रैली के पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की फोटो दिखी, मगर वसुंधरा राजे यहाँ भी गायब थी। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री को जो है मंच पर उनकी तस्वीर नहीं है, कहीं भी पोस्टर में नजर नहीं आ रही। देखिए, ये ऐसा है, पार्टी का प्रोटोकॉल है और पार्टी का प्रोटोकॉल केंद्र से और प्रदेश से तय होता है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मुख्यमंत्री की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काबिल है, एक एक नेता काबिल है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान और राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो सब सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कोई पद की या कोई किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा के भाव से नहीं जुड़े। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या फिर बाद में विधायकों की सहमति से सीएम का चयन हो।
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर नाराजगी जाहिर की थी और एकजुटता के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के निर्देश दिए थे। दरअसल बीजेपी में एक गुट विधानसभा चुनावों से पहले सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहा है। वसुंधरा समर्थकों का मानना है कि अगर सीएम राज्य को चेहरा घोषित नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को नुकसान होगा। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के पोस्टरों से राज्य का चेहरा गायब दिखा। करीब 8 महीने पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वसुंधरा राजे के फोटो लगे पोस्टरों को हटा लिया गया, जिसके बाद वसुंधरा ने विरोधियों को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि वो पोस्टरों में नहीं जनता के दिलों में रहना चाहती हैं। बीजेपी नेताओं ने वसुंधरा राजे के नाम पर भले ही चुप्पी साध रखी हो, मगर कांग्रेस इस पर खुलकर बोल रही है और बीजेपी में गुटबाजी की पोल खोल रही है। बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दूरी और पोस्टरों को लेकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं की चाहे जो मजबूरी रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि गुटबाजी और आपसी खींचतान की वजह से आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। किसी यूनिवर्सिटी के वीसी से बौद्धिकता की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन कोटा स्थित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी राम अवतार गुप्ता पर जब एसीबी ने कार्रवाई शुरू की तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वीसी साहब के पास अकूत काली कमाई निकली। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले कुलपति राम अवतार गुप्ता एसीबी के शिकंजे में हैं। जैसे जैसे एसीबी की पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुलपति का काला साम्राज्य भी सामने आ रहा है। शिकंजे में आरटीयू का कुबेर कुलपति। सीट बढ़ाने के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल। सर्च ऑपरेशन में मिला काला खजाना। एसीबी के शिकंजे में आए इस शख्स को गौर से पहचान लीजिए। सूरत भले ही इंटेलेक्चुअल वाली हो, मगर इनके कारनामे किसी गैम्बलर से कम नहीं हैं तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, मगर जनाब पर तकनीकी शिक्षा को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का संगीन आरोप लगा है। बीती 5 मई को जब कुलपति डॉक्टर राम अवतार गुप्ता इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें बढ़ाने की इजाजत देने के एवज में 5 लाख रुपए की घूस ले रहे थे, तभी एसीबी ने उन्हें जयपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रंगे हाथ दबोच लिया। जयपुर के इसी गेस्ट हाउस में डॉक्टर राम अवतार गुप्ता पिछले 4 दिनों से रह रहे थे। प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। निजी कॉलेज के संचालक ने वीसी के खिलाफ शिकायत की थी। इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाने के लिए 10 लाख की डिमांड की थी। वीसी ने रिश्वत के 5 लाख के साथ एमएनआईटी गेस्ट हाउस में बुलाया था। एसीबी ने परिवादी से 5 लाख की रिश्वत लेते वीसी को दबोच लिया। एमएनआईटी गेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान 21 लाख रुपए और मिले। प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। एसीबी ने जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ाया और कुलपति के कोटा स्थित सरकारी आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान भ्रष्टाचारी कुलपति का सारा राज फाश हो गया। कुलपति ने भ्रष्टाचार के जरिए अचूक दौलत इकट्ठा कर रखी थी। 3,74,000 कैश मिला, 458 ग्राम सोना मिला, 6.5 किलो चांदी मिली।
25 बैंक अकाउंट में 79 लाख का बैलेंस मिला। पत्नी, बहन, साली के नाम 11 प्लॉट मिले। वीसी के नाम से निजी बैंक में लॉकर मिला। और भी अगर जहां ठिकाने हैं वहां भी हम पता करेंगे और वहां भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस अभी मिल चुके, टेक्निकल एविडेंस है, प्लस वो मौके पे जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग है, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। जयपुर निवासी राम अवतार गुप्ता पिछले 2.5 साल से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में कुलपति रहे। इससे पहले वो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर में कार्यरत रहे। बताया जा रहा है कि वो यूपीएससी और राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिलेक्शन कमेटियों में भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, कुलपति के बेटे का कोटा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, साथ ही उसने 2 ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचारी कुलपति राम अवतार गुप्ता का कार्यकाल इसी साल जुलाई महीने में पूरा होने वाला था। ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 300 कॉलेज संचालित होते हैं। ऐसे में रिमांड के दौरान एसीबी कुबेर कुलपति से सीटों के नाम पर होने वाले लेन देन से जुड़े कई राज जानना चाहेगी। उसमें काफ़ी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, काफ़ी सोने चांदी से संबंधित आभूषण और 3,70,000 रुपये कैश और काफ़ी बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मिली है। उन सब की विवेचना की जा रही है और उसके आधार पर जो एक सारी समग्र पिक्चर सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसीबी को अंदेशा है कि वीसी के लॉकर और अन्य ठिकानों से अहम सबूत हाथ लग सकते हैं। साथ ही एसीबी ने एमएनआईटी गेस्ट हाउस में राम अवतार गुप्ता से मिलने वाले लोगों की सूची भी निकाली है। माना जा रहा है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों को भी पूछताछ के लिए मुख्यालय बुला सकती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। देवा गुर्जर मर्डर केस में पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि इस केस में गिरफ्तार भैरू गुर्जर से पुलिस कई राज उगलवाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि भैरू ने ही अपने भाई और बेटे की मदद से देवा का अंत किया। डॉन देवा गुर्जर की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड फरार चल रहे भैरू गुर्जर को आखिरकार 1 महीने के बाद में कोटा और चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने मिलकर के गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने उसके मकान की कुर्की निकाली और मकान जो अवैध रूप से जमीन पर बनाया गया उसे तोड़ने के लिए नोटिस निकाला, उसके बाद में छिपे हुए बिल से भैरू गुर्जर बाहर निकला और पुलिस ने कर लिया उसे अरेस्ट। डॉन की हत्या में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। हाथ आया भैरू, खोल रहा हत्या के राज। एक महीने से दे रहा था चकमा। कोटा शहर की कमांडो टीम है, एक तो वो डीएसटी और डीएसपी, ये इन दोनों की टीमों के साथ ये तीनों जो टीमें थी, ये साथ जैसे जैसे इनपुट मिलता था वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते थे और आगे जाकर मुलजिमों की तलाश जारी रहती। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान कई राज उगल रहा है। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल कर लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी भैरू गुर्जर से पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली, लेकिन भैरू तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जो एरिया, जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे या और कोई झोंपड़ियाँ थी या और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई और जो रूट थे, कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए। देवा हत्याकांड में पुलिस बाबू गुर्जर समेत 24 आरोपियों को जिन्हें नामजद किया गया था उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर 1 महीने से लगातार भैरू गुर्जर पुलिस को छका रहा था। पुलिस लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश के ठिकानों पर दबिश देती, लेकिन पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले ही भैरू गुर्जर वहां से फरार हो जाता। आखिरकार 1 महीने तक लगातार चुनौतियों का सामना करने के बाद में राजस्थान की कोटा पुलिस ने आखिरकार भैरू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि भैरू गुर्जर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं।
एक महीने से फरार चल रहे भैरू की गिरफ्तारी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में की, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भैरू लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस करीब एक महीने से उसे मंडाना और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों के घने जंगलों में तलाश रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए भैरू जानवरों के बीच भी रहता था। पुलिस को करीब 1 किलोमीटर दूर से देखकर भैरू घने जंगलों में छिप जाता था। ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। देवा गुर्जर हत्याकांड में आरोपी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भैरू गुर्जर देवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का भाई है। भैरू पहले भी हत्या के मामले में जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान भैरू अन्य अपराधियों के संपर्क में आया था। 4 अप्रैल को रावत भाटा के एक सेलों में देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। देवा गुर्जर और बाबू गुर्जर के बीच प्लॉट को लेकर विवाद था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस देवा हत्याकांड में अब तक सभी नामजद 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिल्मी स्टाइल में हुई भैरू गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस इस कदर भैरू से परेशान थी कि पुलिस ने भैरू गुर्जर पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। बड़ी बात यह है कि भैरू पूछताछ के दौरान लगातार नए नए खुलासे कर रहा है। भैरू ने इस पूरे मामले में घटनाक्रम में अपने परिवार के लोगों को अपनी गैंग में शामिल किया और उसके बाद में पूरा षड्यंत्र रच करके देवा गुर्जर की हत्या को रावत भाटा में प्री प्लान के तहत अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि भैरू गुर्जर के खिलाफ लगातार कई मामले दर्ज हैं, मगर वो लगातार पुलिस के चंगुल से छूट भागता था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में फिल्मी स्टाइल में भैरू गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद में उस पर 5,000 का इनाम डिक्लेयर किया और आखिरकार अब भैरू गुर्जर पुलिस की बेड़ियों के पीछे है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।